नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आरती श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी कहानी झूठ की दीवार। उस दिन लगभग 7 महीने के बाद अपने मायके से ससुराल आई थी मैं। अब तो मेरी नन्ही झुनू भी लगभग 5 महीने की हो चली थी। सासू माँ ने लपक कर झुनू को गोद में लेना चाहा तो वह जोर जोर से रोने लगी। दरअसल इतने दिनों से तो मैं अपने मायके में थी। ऐसे में मेरी गुड़िया के लिए उसके पापा को छोड़कर बाकी चेहरे अनजान लग रहे थे। इतनी बड़ी होने के बाद वह अपने ददीहाल पहली बार आई थी। घर आंगन सबके अपरिचित चेहरे देखकर वह लगातार रोए जा रही थी। अरे मैं दादी हूँ तुम्हारी, मुझे गैरों की तरह मत देख मेरी बच्ची, मेरी सासू माँ ने कहा। जिसे सुनकर मेरी ननद बीनू भी कहने लगी, यह तो सचमुच हमें परायों की तरह देख रही है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भाभी की जचगी यहीं होने दो माँ, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अब भुग तो जब 5 महीने तक इसने ननिहाल का ही खाया पिया है तो उसका असर इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो जाएगा। मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। वैसे तो जब से इस घर की बहू बनकर आई थी मैं, ननद रानी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं रहा था। हर बात में उनके ताने उलाहने मुझे सुनने ही पड़ते थे। बातों बातों में वे अक्सर मुझे यह जता देती थीं कि यह उनका घर है और मेरी हैसियत एक दासी से ज़्यादा नहीं है। अगर मुझे चैन से यहाँ रहना है तो मुझे उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। उनके इस रवैये से मन बहुत दुखता था, पर सासू माँ का मेरे लिए अगाध प्रेम देखकर मैं ननद रानी का हर वार सहती चली जाती थी। पतिदेव की नौकरी दूसरे शहर में थी तो उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद भी बेमानी थी। उनसे अपनी तकलीफ कहती भी तो कैसे। उनके सामने तो घर में सब कुछ सामान्य ही बना रहता था। वे छुट्टियों में घर आते और अगली बार मुझे अपने संग ले जाने का वादा करके लौट जाते। गुजरते समय के साथ मेरे माँ बनने की खबर से पूरा परिवार उत्साहित था, पर न जाने क्यों सासू माँ का चेहरा थोड़ा बुझ सा गया था। अपने मन का वहम समझकर मैं इस बात को झुठलाती रही। खैर, मैं तो इसी बात से खुश थी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर पाकर मेरी ननद रानी का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाए, पर वही ढाक के 3 पात। उनका रवैया मेरे प्रति रूखा ही रहा। अब तो सासू माँ का प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। मन ही मन में बहुत परेशान रहा करती थी। वैसे तो वे मेरे खान पान का विशेष ख्याल रखती थी, पर उनकी उदासी का सबब मेरी समझ से परे था। देखते देखते मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सासू माँ की छाती में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। परिवार वालों के साथ साथ मैं भी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें जांच के बाद कुछ दवा वगैरह देकर घर पर ही आराम करने की सलाह दी। उन्हें घर आया देखकर मैं बहुत खुश थी। हालांकि गर्भावस्था के दौरान मुझे खूब उल्टियां होती थी, पर मैं अपने दुख दर्द भुलाकर सासू माँ की सेवा करती रही। वे बहुत जल्द सामान्य भी हो गई, पर उनके शुरुआती प्रेम से मैं मरहूम ही थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने मेरे ससुर जी से मेरी जचगी के लिए मुझे मायके भेजने की बात कही। उन्होंने ससुर जी से अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कहा कि उनसे यह सब कुछ नहीं संभलेगा। ससुर जी ने चुप रहकर सासू माँ की बात का समर्थन किया, पर मेरी ननद बीनू ने इस बात का विरोध किया। उसने मेरे ससुर जी से कहा, इन दिनों माँ की तबीयत थोड़ी नासाज है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर भाभी को संभाल लेंगे। उस दिन पहली बार मुझे बीनू के मुंह से मेरे लिए फूल झड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं खुद भी यूँ अचानक मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ एक वर्किंग महिला थी। उन्हें घर और बाहर के काम के लिए मैंने चक्कर गिननी की तरह नाचते हुए देखा था। पापा भी नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। घर में मेरी दादी भी गठिया की मरीज थी। ऐसे में वहाँ रहकर मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अब मेरे चाहने भर से क्या होता था। मेरे पति छुट्टियों में घर आए थे तो आनन फानन में ससुर जी ने मेरे पापा से मुझे वहाँ भेजने की बात पक्की कर ली। मैंने इस बारे में अपने पति से बात भी करी थी। मुझे मत भेजो मायके, अगर यहाँ सासू माँ को मेरे रहने से दिक्कत है तो मुझे अपने साथ ही ले चलो, वहाँ कोई ना कोई मददगार हमें मिल ही जाएगा। पर मेरे पति पर भी मेरी बात का कुछ भी असर ना हुआ। वैसे भी नई बहू की बातें सुनता ही कौन है। चूंकि मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था, हफ्ते भर के अंदर ही मुझे मेरे मायके पहुंचा दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे मायके जाने का मन नहीं होता था या वहाँ मुझे किसी बात की तकलीफ होती,
पर मेरे कारण मेरी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाए, मैं यह भी नहीं चाहती थी। खैर, खुशी का ज़बरदस्ती नकाब ओढ़े मैं अपने मायके पहुंची थी। मुझे देखकर मेरे छोटे भाई बहन बहुत खुश थे। माँ ने जब दही चीनी से मेरा मुंह मीठा कराया, खुशी के मारे मेरी आंखें छलक आई थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मेरे भरे नयन देखकर माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस सफ़र की थकान है। वो माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो न चाहते हुए भी इसे लेकर आना पड़ा। मेरे पतिदेव अपनी सफाई पेश करने में लग गए थे। यह भी तो अपना ही घर है जमाई बाबू। समधन जी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना, मिलकर आराम से सब कुछ संभाल लेंगे, माँ ने कहा। अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें पहुना। दामाद जी, ई बुढ़िया दादी भले ही चलने फिरने में थोड़ी लाचार हो गई है, पर बैठे बैठे भी बहुत काम निपटा सकती है। मेरी दादी ने भी अपनी बातों से मेरी माँ का समर्थन किया। माँ और दादी का असीम प्यार देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। मेरे घर पर 2 दिन रुकने के बाद मेरे पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए। मेरी माँ पर घर और स्कूल की दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी भी जवाबदेही आन पड़ी थी। खैर, माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उनके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं आती थी। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी। उल्टियाँ होने की वजह से शरीर में सुस्ती बनी रहती थी। मैं चाहकर भी घर के काम में माँ की मदद नहीं कर पाती थी। छोटे भाई बहन भी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। ऐसे में मेरा इस हाल में मायके आना मुझे खुद को रास नहीं आ रहा था। मुझे अपनी सासू माँ और अपने पति पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे इस हाल में अचानक मेरे मायके पहुंचा दिया था। समय निर्बाध गति से गुजरता रहा। मेरी जचकी का समय धीरे धीरे पास आने लगा था। क्योंकि मेरी माँ सारा दिन घर पर नहीं रह सकती थी, तो उन्होंने मेरी देखरेख के लिए मेरी मौसी को बुला लिया था। बीच बीच में फ़ोन के जरिए सासू माँ मेरा हाल पूछ लिया करती थी। पतिदेव भी कुछ दिनों के अंतराल पर आकर मुझसे मिल लिया करते थे। वे लोग चाहे कितना भी प्यार जता लें, पर अंदर से मेरा मन ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था। 7वें महीने में तो मैं मायके आई ही थी, तो 9वां महीना बहुत जल्द ही शुरू हो गया था। पूरे मायके वालों की जान मुझ में ही अटकी हुई थी। सुबह से रात तक सब मेरी ही तीमारदारी में लगे रहते थे। उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। परिस्थिति को भांपते ही माँ ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया और मेरे ससुराल वालों तक मेरी स्थिति की जानकारी पहुंचा दी गई। ठीक मध्य रात्रि में मेरी नन्ही परी का पदार्पण हो गया। मैं तमाम दुख भूलकर अपनी गोद में अपनी ही परछाई को निहार रही थी। चौथी पीढ़ी की प्रथम संतान को पाकर सब बेहद खुश थे। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। बेटिया मुबारक हो बेगम साहिबा। अचानक भीड़ से निकलकर पतिदेव ने एक गुलाब का फूल मेरी ओर बढ़ाया। उन्हें अचानक आया देखकर मेरी आंखें छलक आई थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मेरे घर आने के बाद पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए थे। कुछ ही दिनों बाद घर में बिटिया के जन्म के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन हुआ था। इस समारोह में मेरे पति के साथ साथ मेरा पूरा ससुराल परिवार शामिल हुआ था। सब नई पीढ़ी की प्रथम संतान को देखकर बहुत खुश थे। 3-4 दिन रुकने के बाद सब वापस घर लौट गए थे। अभी तो बिटिया 1.25 महीने की भी नहीं हुई है और थोड़ी कमज़ोर भी है, तो उचित समय पर हम तुम्हें और अपनी पोती को बुला लेंगे। अब तो हमें भी इस नन्ही सी जान की बहुत याद आएगी। जाते हुए सासू माँ ने कहा था तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं बेसब्री से उस उचित समय का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ के सिर से दोहरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। देखते देखते मेरी झुन्नू 4 महीने की हो गई थी, पर ससुराल से हमारे जाने का बुलावा नहीं आया था। अब तो बाहर वाले भी हम पर कटाक्ष करने लगे थे कि झुनू का तो अभी नाना के यहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है। वैसे बीच बीच में पतिदेव हमसे मिलने आते रहे, पर हमें लेकर जाने के नाम पर यही कहते कि अपनी पोती के लिए अम्मा शुभ तिथि का इंतज़ार कर रही है। आखिरकार जिस दिन झुनू 5 महीने की हो गई, हमारे जाने की अर्थात बच्ची के लिए शुभ तिथि का ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरे मन को सुकून मिल गया था। वैसे सच कहूँ तो मायके में मुझे बहुत आराम था। झुनू की देखभाल की चिंता नहीं थी, पर माँ के ऊपर अतिरिक्त बोझ से मेरा मन बहुत दुखता था। वैसे भी शादी के बाद बेटियां ज़्यादा दिन मायके रह जाएं तो बाहर वालों के पेट में दर्द होने लगता है। आखिरकार वह उचित समय आ ही गया और मैं अपनी झुनू के साथ सबको रुलाकर अपने मायके से रुखसत हो गई। ननिहाल छोड़ते समय मुझसे ज़्यादा मेरी झुनू ही रो रही थी।
उसका रोना रास्ते भर जारी रहा। अब यहाँ ददिहाल पहुंचकर भी वह सबके अपरिचित चेहरे देखकर सिर्फ रोए ही जा रही थी। वह सिर्फ मुझे और अपने पापा को ही ठीक से पहचान पा रही थी। ऐसे में मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। धीरे धीरे पहचान ही लेगी हमें। अरे हमारे घर का बच्चा है तो हमसे कितने दिन दूर रहेगी, सासू माँ ने झेपते हुए कहा। हमें आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गए थे, पर हमारी जूनू अपने ददिहाल में किसी को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। वह मन ही मन अपनी नानी, मौसी, मामा सबको याद करके ठुनकती ही रहती थी। मेरे पति के अपनी नौकरी पर लौटते ही मेरा मुश्किलों और बढ़ गई थी। मेरे सिवा सिर्फ उनकी ही गोद में जूनू जाती थी। अब तो वह जितनी देर सोती उतनी ही देर मैं घर के काम कर पाती थी। इस बात को लेकर मेरी ननद रानी अक्सर घर में कलह किया करती थी। और भेजो अपनी बहू को मायके। इसके पहले भी मायके में आराम फरमा रही थी और यहाँ आने के बाद भी हम नौकरानी की तरह खट रहे हैं और ये आराम से बच्ची को गोद में लिए बैठी रहती हैं। रोजाना यही रटे रटाए डायलॉग सुनाकर जीना हराम करके रखा था। उस दिन घर में कोई नहीं था और सासू माँ किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बहू शब्द सुनकर कान खड़े हो गए। मैं ठिठक कर उनकी बातें सुनने लगी। मैंने जानबूझकर बहू को उसके मायके थोड़े ही न भेजा था। उसे अचानक मायके भेजने के फैसले से उसकी माँ को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा, पर मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर थी। बीनू को तो तुम जानती हो, हमारे लाड़ प्यार के कारण वह बचपन से ही थोड़ी जिद्दी हो गई थी। रही सही कसर हमारे पड़ोसियों ने पूरी कर दी। बगल में जिग्नेश जी के परिवार में 4 बहुएं हैं और उनकी इकलौती बेटी कंचन बीनू की सहेली है। उनके यहाँ बहुओं की कोई कदर नहीं है। सास ननद के सामने उनकी हैसियत नौकरानी जैसी है। वही सब देख सुनकर तो बीनू बड़ी हुई है और वैसा ही व्यवहार वह अपनी भाभी के साथ करती है। हमने बहुत कोशिश की कि बेटे की शादी के पहले उसका ब्याह कर दें, पर ये हो नहीं पाया। बहू को पूरे 9 महीने उल्टियाँ होती रहीं, ऊपर से बीनू का ऐसा अक्खड़ स्वभाव। इसलिए मैंने अपने बीमारी के बहाने ही उसे उसके मायके भेज दिया। अब ऐसे हाल में उसे उसके पति देवेन के साथ भी नहीं भेज सकती थी। नई जगह जाकर मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। भले ही उसकी माँ वर्किंग है, पर माँ जैसी ममता और देखभाल और कहाँ मिल सकती थी, कहती हुई सुबक रही थी सासू माँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। अब मुझे माजरा थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। सासू माँ का प्यार कहीं गया नहीं था। उनकी भावनाएं मेरे ही भले के लिए कुछ पल के लिए थम सी गई थी। इसलिए कहा गया है कि सत्य कभी कभी झूठ की बदली में छुप जाता है। उनके परस्ते ही सत्य अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे मैंने उस पल महसूस किया। बस एक ही सवाल मेरे जहन में कौंध रहा था, अगर मेरी जगह परिवार का कोई और सदस्य होता तो क्या उसे भी बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता। सच दोस्तों, जहाँ बहू को 1 घंटे भी मायके में बिताने के लिए न जाने कितनी ही मिन्नतें करनी पड़ती हैं, वहीं छोटी सी भी जरूरत आन पड़ने पर बिना कुछ सोचे उसे मायके के सहारे छोड़ देना कहाँ तक उचित है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।